आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संज्ञा यानी नाउन के बारे में। हिंदी का ये टॉपिक ज़्यादातर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें हिंदी सिलेबस में होता है, और खासकर अगर वो एग्जाम टीचिंग जॉब रिलेटेड हो तो उनमें ये टॉपिक ज़्यादा कवर किया जाता है। जैसे यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, और इन सभी राज्य के जो टीचिंग के जॉब के जो सुपर टेट्स होते हैं उनमें भी इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और ये एक वीडियो ही काफ़ी होगा। इसके बाद आपको नाउन समझने के लिए किसी भी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके परिचय से। तो यहाँ पे जो संज्ञा होता है, ये जो वर्ड है संज्ञा, इसका जो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सम धन ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान, यानी संपूर्ण ज्ञान कराने वाला। अब अगर इसको और अच्छे से हम समझें तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति आदि का परिचय कराने वाला जो वर्ड होता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब ये संज्ञा का एक दूसरा पर्याय होता है नाम। तो एक यहाँ से और परिभाषा बनता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम संज्ञा का पहचान कैसे करेंगे, किसी सेंटेंस में संज्ञा कौन है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप लोग संज्ञा को पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे पहला है कि कुछ जो संज्ञा होते हैं वो प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक। अब प्राणीवाचक संज्ञा में जैसे हो गया कोई लड़का हो गया, कबूतर हो गया, मनुष्य, रमेश, कांता, अब ये सभी नाम हैं, यानी जो प्राणी हैं जिनमें जान होता है उनकी बात की जा रही है। अप्राणीवाचक में जैसे पुस्तक हो गया, घर हो गया, जहाज हो गया, नदी, कंकड़। अब आप गौर करेंगे ये जितने भी वर्ड आए हैं ये प्राणीवाचक है या तो अप्राणीवाचक है, और उसमें भी ये किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु है, स्थिति या गुण को दर्शाएगा। ठीक है। अब दूसरा जो एक है इसको पहचानने का, उसमें देखिए कुछ संज्ञा जो होते हैं उनकी गणना की जा सकती है और कुछ संज्ञाओं की गणना नहीं की जा सकती। जैसे यहाँ पे अमरूद हो गया, युवक हो गया, कोई कलम हो गया। अब ये सभी के सभी इनकी हम गणना कर सकते हैं, लेकिन अगणनीय संज्ञाओं में आ जाएगा दूध हो गया, हवा हो गया, प्रेम हो गया। अब इनकी आप गणना नहीं कर सकते। ठीक है। एक नेक्स्ट जो है कि ये जो संज्ञा पद में, वाक्य में कर्ता, कर्म या पूरक की भूमिका निभाते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए पढ़ना एक क्रिया है, तो कौन पढ़ रहा है? मोहन। तो यहाँ पे मोहन जो है वो कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये एक संज्ञा होगा। कर्म के रूप में भी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मोहन अमरूद खा रहा है, तो अब यहाँ पे कर्म को अगर हम पहचाने तो कर्म को पहचानने के लिए क्वेश्चन किया जाता है कि मोहन क्या खा रहा है, तो जवाब आता है अमरूद। तो यानी अमरूद यहाँ कर्म है और मोहन यहाँ पे संज्ञा है। अब यहाँ पूरक के रूप में मोहन अफसर है, तो यहाँ पूरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ इस प्रकार से पहचान सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे जो लास्ट के दो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है संज्ञा पहचानने का, कि संज्ञा के पद में परसर्ग यानी ने, को, से, मैं, पर, इन सभी शब्दों का प्रयोग हो सकता है। जैसे देखिए मोहन ने फल, फल को, चम्मच से, थाली में, छत पर। तो यहाँ पे ये जो पहला वर्ड है ये सब संज्ञा है। ठीक है। अब ये आधा वाक्य है। जैसे मान लीजिए मोहन ने राम को मारा, तो यहाँ पे मोहन जो है वो कर्ता हो जाएगा। फल को खाया गया, तो यहाँ पे फल कर्ता हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये आप कर्ता हो गया नहीं, संज्ञा ये हो गया। तो यहाँ से आप संज्ञा को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट ट्रिक है कि संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है संज्ञा को पहचानने का। अब जैसे देखिए यहाँ पे देखिए मीठा आम। अब यहाँ पे मीठा जो है वो है विशेषण, तो यहाँ पे विशेषण के बाद क्या आ रहा है? आम, यानी आम क्या है? संज्ञा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए लाल कुर्ता, यहाँ पे लाल जो है वो विशेषण है और कुर्ता यहाँ पे हो जाएगा संज्ञा। उसी प्रकार चांदनी रात, रात क्या हो गया? वो हो गया संज्ञा। चांदनी विशेषता बता रहा है, विशेषण है। सुंदर नारी, तो उसी प्रकार नारी जो है वो एक संज्ञा है, तो उससे पहले विशेषण शब्द है सुंदर। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं कि किसी भी संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी 5 प्रकार होते हैं। पहला जो संज्ञा का प्रकार होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी का
बोध कराता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध हो गया, ये एक नाम है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, सीता, संतोष, प्रियंका, यहाँ पे प्रियंका होगा, ये सभी क्या है, ये व्यक्तियों के नाम हैं। तो इन सभी शब्दों से किसी न किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे एरावत एक हाथी के लिए प्रयोग किया गया है, कपिला गाय के लिए, सोना हिरनी के लिए, तो ये प्राणियों का नाम हो गया। इसी प्रकार किसी स्थान का नाम, जैसे दिल्ली हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, मद्रास हो गया, आसाम हो गया, ये सभी स्थान के नाम हैं, तो ये भी संज्ञा में आ जाएंगे। इसके प्रकार वस्तु का नाम, किसी स्पेसिफिक वस्तु, जैसे कावेरी, रामायण, कुरान, किसी पुस्तक का ये नाम हो गया, नीलगिरी ये पहाड़ का नाम हो गया, तो ये कोई ना कोई एक वस्तु है, उनके नाम के लिए ये प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे वो नाम स्पेसिफिक होना चाहिए तभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब जैसे यहाँ पे आप रामायण की जगह अगर पुस्तक लिख दे तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि रामायण पुस्तक के अंदर आ जाएगा, यानी पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी पुस्तकों के जाति में एक स्पेशल बुक क्या है, वो रामायण है। इसी प्रकार कुरान क्या है, पुस्तकों में पुस्तकों की एक पूरी की पूरी जाति होती है, उन जाति में कुछ स्पेसिफिक किताब का अगर नाम का आप जिक्र करेंगे, जैसे रामायण, कुरान, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे पहाड़ आप लिख दिए, केवल पहाड़ लिख देने से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। पहाड़ क्या है, वो पूरा का पूरा एक समूह, पूरी की पूरी जाति को बताता है। अब उसमें नीलगिरी जो है वो स्पेसिफिक एक पहाड़ है, तो अब जब फिक्स हो गया कि ये एक स्पेसिफिक पहाड़ है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। जैसे जैसे मैं ये पूरा आपको बताऊंगा, आपको पूरा अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा, वो है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में वो जो शब्द है वो प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराएगा। जैसे कि अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे देखिए वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने प्रयोग किया था जवाहरलाल नेहरू का। अब जवाहरलाल नेहरू क्या है, वो एक मनुष्य थे, लेकिन मनुष्यों में भी एक स्पेसिफिक व्यक्ति थे। तो अगर जवाहरलाल नेहरू लिखेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मनुष्य केवल लिखूं तो वो क्या है कि वो पूरी की पूरी सभी मनुष्यों को एक जाति का बोध करा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब नर में सभी नर जाति हो जाएंगे, नारी में सभी नारी। अब उस नारी में भी आप किसी स्पेसिफिक, जैसे सीता हो गया, तो सीता क्या हो गया, नारियों में एक स्पेसिफिक नारी हो गई, तो सीता जो है वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जबकि नारी किस में होगा, वो जातिवाचक संज्ञा में होगा। उसी प्रकार ग्रंथ यानी पुस्तक, पर्वत, अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पर्वत, कुत्ता कुत्ता जातियों का बोध कराता है, हाथी सभी हाथी। अब इस हाथी में भी एक स्पेसिफिक हाथी का जिक्र आता है, ऐरावत, ठीक है, वो जो है शास्त्रों में जिक्र है, तो ऐरावत एक हाथी है, तो ऐरावत व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन हाथी जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार फल में सभी प्रकार के फल आ जाएंगे। अगर आप अनार की बात करेंगे तो अनार कहाँ पे चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में, लेकिन पूरा का पूरा फल जो है वो जातिवाचक में हो जाएगा। उसी प्रकार कोई नगर हो गया, प्रांत हो गया, देश हो गया, नदी हो गया, ये सभी झरना हो गए, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो संज्ञा की कैटेगरी है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में जो शब्द होगा वो किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराएगा, तो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ऊन हो गया, लकड़ी हो गया, तांबा हो गया, ये सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, क्योंकि ये किसी न किसी द्रव्य का, किसी मटेरियल का बोध करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा में पूरे के पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, झुंड, भीड़, जुलूस आदि। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अक्सर समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में कंफ्यूजन होता है। अब जैसे आप ये सोच सकते हैं सेना भी तो एक जातिवाचक संज्ञा हो सकता है, लेकिन नहीं। सेना में क्या होता है कि सेना में देखिए जो है स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेना क्या है, वो एक प्रकार के जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है। आप समझ रहे हैं, जैसे सेना में मेल फीमेल। अब नर नारी, नर और नारी ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब नर में पूरे के पूरे जो नर जो मेल हुए उनकी एक जाति है, और नारी में पूरी की पूरी जो फीमेल हुए उनकी जाति है। अब उन दोनों को मिला के सेना बनाया जा सकता है, तो सेना को हम जातिवाचक संज्ञा में नहीं रख सकते, ठीक है। ये समूहवाचक संज्ञा होगा, उस समूह में सभी कई जातियों के लोग आ सकते हैं।
जाति का मतलब यहाँ पे आप जो है कास्ट से मत लीजिएगा, यहाँ जाति का मतलब स्पेसिफिक हिंदी में प्रयोग किया गया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब जैसे परिवार हो गया, अब परिवार में बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, मेल फीमेल सब रहते हैं, तो परिवार क्या है, कई जातियों का समूह है, तो इसी प्रकार ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। झुंड में भी मेल फीमेल जानवर कई लोग आ सकते हैं, भीड़ में भी आ सकते हैं, तो ये सभी के सभी जो है वो समूहवाचक संज्ञा में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जातिवाचक संज्ञा में जो सब होंगे वो किसी खास जाति से बिलोंग करेंगे, जबकि जुलूस में अलग अलग जाति के समूह शामिल हो सकते हैं, लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, जब कोई शब्द किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराए तो ऐसे शब्दों को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चौड़ाई, ये क्या है, ये गुण या दोष दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो ये क्या है, एक भाव का बोध करा रहा है चौड़ाई। ठीक है, जैसे किसी जमीन की चौड़ाई ज़्यादा है तो क्या है, उस जमीन का दोष भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, तो एक प्रकार से ये क्या है, चौड़ाई एक भाव को दर्शा रहा है, लंबाई भी एक भाव को दर्शाया हो रहा है, लंबा होने का भाव, सुंदरता भी एक प्रकार का भाव है, कुरूपता भी एक प्रकार का भाव है, चतुरता भी एक प्रकार का भाव है, और ये गुण और दोष दोनों के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। दूसरा है दशा। अब दशा क्या है, ये भी एक प्रकार का भाव ही है। जैसे बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक आप लोग जान रहे हैं एक एज की दशा होती है, लेकिन बुढ़ापा से एक भाव भी जुड़ा होता है। ठीक है, उसी प्रकार यौवन से भी एक भाव जुड़ा होता है, प्यास का एक भाव है, तो ये सभी के सभी ये जो है भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। उसी प्रकार भाव में आशा हो गया, स्वार्थ हो गया, शत्रुता हो गया, क्रोध हो गया, शांति हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। देखिए शत्रु जो है, शत्रु जो है वो चला जाएगा, आप इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शत्रु से क्या बना है, शत्रुता, यानी शत्रुता एक भाव को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्य के रूप में जैसे प्रशंसा, सलाह, किसी कार्य का में सहायता बटाना, तो ये सभी भी एक प्रकार के भाव हैं। ठीक है, प्रशंसा भाव हो गया, सलाह भाव हो गया, तो ये सब के सब भाववाचक संज्ञा में आएंगे। आई होप यहाँ से आप संज्ञा के सभी भेद पढ़ लिए होंगे। अब कुछ यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग हम लोग देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं, उनका आप विशेष ध्यान रखेंगे, इनको एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा आसान रहता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द है विभीषणों से बचे। अब यहाँ पे ये विभीषण आप लोग जानते हैं एक जो है एक पात्र हैं रामायण में, एक मतलब विभीषण जो है एक विशेष पात्र है, यानी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रयोग किया गया है, प्रयोग के आधार पे जब आप इस शब्द का मीनिंग देखेंगे तो ये उस विशेष व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, विभीषण की बात नहीं की जा रही है, ये विभीषण टाइप के लोगों को शामिल करते हुए एक बात की जा रही है कि विभीषणों से बचे, यानी एक ऐसे लोग जो घर भेदिया होते हैं, उन पूरे घर भेदियों के जाति के ऊपर बात की जा रही है कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। इसी प्रकार इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। अब यहाँ पे जयचंद्र क्या है कि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है, लेकिन इस शब्द में प्रयोग के आधार पे ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जयचंद्रो मतलब ऐसे लोग जो गद्दार हैं, जो देशद्रोही हैं, उन सभी लोगों को शामिल करते हुए ये प्रयोग किया गया है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। अब यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है सुभाष, अनेक सुभाष पैदा हो गए। अब जाहिर सी बात है, सुभाष अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप सभी लोग जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक स्पेसिफिक व्यक्ति थे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से प्रयोग हुआ है अनेक सुभाष पैदा हुए, यानी ये एक उन प्रकार के व्यक्तियों के जातियों की बात की जा रही है जो क्रांतिकारी हैं, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग के आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। तो अगर यही वाक्य आपके एग्जाम में आ जाए और पूछे कि इसमें इनका ये जो अंडरलाइन करके कि ये किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, तो यहाँ पे आपको जातिवाचक बताना होगा। नेक्स्ट हम लोग
देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगता है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला एग्जाम्पल है, उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पे अगर पंडित जी देखेंगे तो ये पंडित जो वर्ड है ये एक पूरी की पूरी जाति के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे पंडित जी से स्पेसिफिक एक व्यक्ति से मतलब जाता है और वो नेहरू जी के लिए। यानी यहाँ पे ये जो पंडित जी या पंडित प्रयोग किया गया है ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे वाक्य प्रयोग के आधार पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा निकल के आ रहा है। उसी प्रकार महात्मा जी ने अहिंसात्मक आंदोलन का पक्ष लिया। अब यहाँ पे महात्मा क्या है, महात्मा एक पूरी की पूरी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे महात्मा का एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए अर्थ निकाला गया है और वो है गांधी जी। उसी प्रकार यहाँ पे शास्त्री जी, अब शास्त्री आप लोग जानते हैं सरनेम है, यानी एक पूरी की पूरी जाति को प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ पे वाक्य प्रयोग के आधार पे शास्त्री जो वर्ड प्रयोग किया गया है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग पढ़ते हैं। देखिए भाववाचक जो संज्ञा होता है, अगर भाववाचक संज्ञा को हम लोग बहुवचन में प्रयोग करें तो वह जातिवाचक संज्ञा का रूप में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए बुराई से बुराइयां, अब यहाँ पे जैसे ये वाक्य देखिए बुराइयों से बचे। अब यहाँ पे बुराई जो है वो क्या है, वो एक तरह से देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे अब बुराइयों से बचे। तो यहाँ पे जब आप बुराइयों से समझेंगे तो बुराइयों में मतलब एक कई प्रकार की बुराइयां हो सकती हैं, तो ये कई प्रकार के बुराइयों की एक जो है वो जाति को दर्शा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूरी से दूरियां, यानी दूरी जो वर्ड है उससे जो जातिवाचक संज्ञा बनता है दूरियां। ठीक है, उसी प्रकार प्रार्थना से प्रार्थनाएं, तो यहाँ पे सच्ची प्रार्थनाएं, यानी प्रार्थनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे ये जो प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है उसको बहुवचन में अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो ये एक जातिवाचक संज्ञा में बदल जा रहा है, जैसे पढ़ाई से पढ़ाइयाँ। आई होप मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।